नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और ढेर सारे इवेंट्स हैं जिस पर आज फोकस रहेगा। अगले आधे घंटे में विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, कोरोना का ताजा अपडेट क्या है वो जानेंगे और साथ ही जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि आज के लिए अपनी पहली रणनीति हमें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार पर फोकस कर लेते हैं। सुस्ती के ही संकेत फिलहाल विदेशी बाजार से आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, लगातार दूसरा दिन है जबकि अमेरिकी बाजार जो है गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एसडीएक्स निफ्टी भी करीब 10,000 के आसपास ही बिकवाली का दबाव झेलते हुए ट्रेड करता हुआ। तो क्लियरली एशियाई बाजार की शुरुआत भी बिकवाली के साथ। हांगकांग के बाजार भी आप देखेंगे कि हल्की सी गिरावट के साथ ही फिलहाल ट्रेड करते हुए। अमेरिकी बाजार में भी बिकवाली का दबाव। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से समझ लेते हैं। दीपांशु भंडारी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार में लगातार 2 दिन से कमजोरी हम देख रहे हैं, वजह क्या दिख रही है? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़ी नरमी देखने को जरूर मिली है जहां तक ग्लोबल संकेतों का सवाल है। इस समय देखें, एसजीएक्स निफ्टी एकदम सपाट है, डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से आप कह सकते हैं कि 70-80 अंकों की गिरावट हुई है, बट ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। ज्यादातर एशिया बाजार भी इस समय एकदम सपाट है और कल अमेरिकी बाजारों में भी ऐसा ही एक्शन हमने देखा। डाउ बिल्कुल 300 अंकों के दायरे में ही ट्रेड करा। हालांकि आखिरी घंटे में थोड़ी सी रिकवरी आई, दिन के निचले स्तरों से लगभग 125 अंकों की रिकवरी थी, बट ज्यादा ऊपर नीचे या ज्यादा उतार चढ़ाव वाला ट्रेड नहीं हुआ। पर लगातार दूसरे दिन डाउ में गिरावट देखी है। हालांकि S&P 500 और नैस्डैक दोनों ही हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुए। 2 चीजें हैं जिसकी वजह से शायद मूड थोड़ा बिगड़ा है। एक तो कोरोना के नए मामले जिस तरह से कुछ राज्यों में आ रहे हैं, वहां से चिंता बढ़ रही है। 4 राज्यों में सबसे ज्यादा नए मामले इस पूरे कोरोना संक्रमण में देखे गए और 12 राज्यों में लगातार रोज नए मामलों में बढ़त हो रही है। इसके अलावा जो बेरोजगारी के दावे थे पिछले सप्ताह के, वो अनुमान से ज्यादा आए। 13 लाख का अनुमान था और दावे 15 लाख पर आए। और जो लगातार दावे आ रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूअस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जिन्हें कहते हैं, वो भी 2 करोड़ से ज्यादा है इस समय। तो वहां से भी थोड़ी चिंता बढ़ रही है और इन दोनों रीजंस की वजह से थोड़ा मूड बिगड़ा। हालांकि जिस तरह से कच्चे तेल में रिकवरी आई है, वहां से एनर्जी शेयर्स में हमने जरूर खरीदारी देखी। यूरोप के बाजार भी कल नरमी में रहे, आधे से 1% की गिरावट वहां पर देखी। कच्चे तेल में कल शाम 2% का उछाल था। एक्चुअली ओपेक और रशिया के मिनिस्टर्स की कल शाम को बैठक हुई, एक रिव्यू मीटिंग हुई। इसमें उन्होंने देखा कि जो नए प्रोडक्शन कट्स किए हैं उसकी कंप्लायंस कितनी है, कितने देश ये नए प्रोडक्शन कट्स फॉलो कर रहे हैं। इराक और कजाकिस्तान, जहां से ज्यादा कंसर्न्स आ रहे हैं कि ये अपने प्रोडक्शन कट्स नहीं फॉलो करते हैं, उस पर भी चर्चा हुई और एक नया प्लान बनाया गया कि सारे के सारे मेंबर्स प्रोडक्शन कट्स फॉलो करें। तो उससे थोड़ा मूड में सुधार जरूर आया है और मई का अपडेट भी आया कि मई के महीने में जो प्रोडक्शन से उसमें कंप्लायंस लेवल 87% था, जो कि अच्छा संकेत माना जा सकता है। तो इसलिए कच्चे तेल को सहारा मिला है, पर ज्यादातर कमोडिटीज और बाकी एसेट क्लासेस एकदम दायरे में रहे। ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं देखी है कल हमने। ओके, तो क्लियरली लगातार जो बेरोजगारी के आंकड़े आ रहे हैं और साथ ही कोरोना की स्थिति ने बाजार का मूड बिगाड़ने का काम किया है। लेकिन इसी तर्ज पर कोरोना के लेटेस्ट अपडेट भी समझ लेते हैं। दीपांशु, कोरोना की स्थिति देश और दुनिया में फिलहाल कैसी है? खराब स्थिति है। 1,40,000 फिर से नए मामले कल सामने आए और 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब 85,70,000 लोग संक्रमित हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी 4,55,000 पर पहुंच गया है। एक अच्छी बात है कि ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा 45 लाख के पार है। जो रिकवरी रेट है, ग्लोबल रिकवरी रेट है, उसमें भी थोड़ा सुधार हम देख रहे हैं। तो ये एक आप अच्छा संकेत मान सकते हैं। भारत की बात करें तो कल एक बार फिर से रिकॉर्ड नए मामले सामने आए। 13,826 नए मामले सामने आए भारत में और 342 लोगों की मौत हो गई। पर क्योंकि 13,826 एक रिकॉर्ड नए मामलों का आंकड़ा है, एक रिकॉर्ड रिकवरी का आंकड़ा भी कल हमने भारत में देखा। 10,700 से ज्यादा लोग कल भारत में रिकवर हुए। तो रिकवरी भी अच्छी रही और अगर आप नेट एडिशन देखें तो सिर्फ 3,000 का होता है। तो रिकवरी रेट काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है भारत में, ये एक अच्छी बात है। फिलहाल रिकवर होने वालों को आंकड़ा भारत में अब 2 लाख के पार है और इस समय 1,63,000 लोग संक्रमित हैं और टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 3,81,000 है और 12,600 की मौत हो गई है। अमेरिका में जैसे मैं बोल रहा हूं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अब कल हमने लगभग 28,000 नए मामले देखे हैं अमेरिका में और 750 लोगों की मौत हो गई है। तो यही एवरेज जो 18 से 20,000 थी 10 दिन पहले, अब वो बढ़कर 25 से 30,000 के बीच आती हुई दिख रही है। कैलिफोर्निया, टेक्सास, एरिजोना जैसे जो राज्य हैं और बड़े राज्य हैं, इंडस्ट्रियल राज्य हैं ये, वहां पर नए मामलों में बड़ा उछाल आया है। इसके अलावा ब्राजील में 23,000 मामले थे, रशिया में 8,000 थे और यूके में अब संक्रमित लोगों की संख्या 3 लाख के पार है। एक अच्छी
खबर यहाँ पर यह है कि बीजिंग, जहां से चिंता बढ़ रही थी, एक नया क्लस्टर ब्रेकआउट देखा था। वहां के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अब इस क्लस्टर ब्रेकआउट पर कंट्रोल आ गया है, नियंत्रण आ गया है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों में बीजिंग में सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहत की बात यही है कि भारत में और साथ ही ग्लोबली रिकवरी रेट जो है वो अब अच्छे संकेत दिखा रहे, लेकिन फिर भी नए मरीजों की संख्या जो है वो अब भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन समझे। एफआईएस ने कल कैश मार्केट में करीब 367 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं डीआईएस की तरफ से भी कैश मार्केट में 1131 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है। वायदा बाजार में भी एफआईएस की तरफ से करीब 2187 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है। तो क्लियरली एफआईएस और डीआईएस कैश मार्केट और वायदा बाजार में खरीदारी का ही रुख अपना रहे हैं। लेकिन अब आज के लिए अहम रणनीति जानने का वक्त है। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजार से आज सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार के लिए कल का दिन अच्छा रहा। अब आज के ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों को देखते हुए भारतीय बाजार कैसे दिखेंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। भारतीय बाजारों में जो मजबूती का ट्रेंड कल बना है और कल बेहद शानदार क्लोजिंग 10,000 के ऊपर मिली है, वो बरकरार रहेगी। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तेजी हमारी आगे बढ़नी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना नीचे खुले उतना बेहतर, लेकिन हमारे बात करते करते देखिए एसजेएक्स निफ्टी अब निशान में भी आ गया है। एशियाई बाजारों में भी रिकवरी हो रही है। एक अच्छी बात जो दिख रही है वो ये कि अब दुनिया भर के बाजारों में जो उतार चढ़ाव है, वॉलेटिलिटी, वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। और डाउ आप देखिए पूरे दिन भर में 300 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करते हुए बंद हो गया। कल ये रेंज 450 पॉइंट की थी, 400 पॉइंट की आज और कम हो गई है। तो धीमे धीमे थोड़ी स्टेबिलिटी लौट रही है, और जब स्टेबिलिटी लौटती है तो फिर आपको ट्रेंड के साथ रहना है, और ट्रेंड तेजी की तरफ का है, पॉजिटिव साइड का है। तो मुझे लगता है कि यहाँ हफ्ते का आखिरी सेशन है, मजबूत शुरुआत होगी। फर्स्ट हाफ आप मजबूती के साथ ट्रेड करेंगे, सेकंड हाफ में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वो 1:30-2 बजे आती है या 2:30 बजे 3 बजे के आसपास, वो देखने वाली बात है। टाइमिंग हो सकती है अलग, लेकिन ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखेगी। और इसकी वजह वीकेंड सेशन है कि 2 दिनों के लिए लोग रिस्क कम रखना चाहेंगे सोमवार तक के लिए। तो जो रेंज है नीचे की तरफ 9,975, 10,025, ये 50 पॉइंट की रेंज आज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी निफ्टी के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 10,175, 10,275 की रेंज होगी, जहां तक जाने की कोशिश बाजार कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 21,000 के बेहद करीब पहुंच चुका है बैंक निफ्टी। 20,500, 20,650 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, और इस रेंज में डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। 21,000 के पार निकलकर टिके तो एक बार 21,200 के आसपास का हल्का सा लेवल है रुकावट का, उसे पार करते 21,500, 21,600 की रेंज में बैंक निफ्टी जाते हुए दिखेगा, और वहां पर अच्छी खरीदारी आती है, वहां पर अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई आपको दिखेगी। तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव साइड पर रखे, बाय ऑन डिप्स का मार्केट रखे। खाली सेकंड हाफ में या थोड़ी ऊपरी स्तरों पर, अगर फर्स्ट हाफ में बड़ी तेजी हो जाए, हल्की प्रॉफिट बुकिंग करके निचले स्तरों का इंतजार करें। और दूसरी बात ये कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन भरपूर रहेगा, वहां पर तेजी होती हुई दिखेगी। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ओवरऑल पॉजिटिव नजरिया बनाकर चल सकते हैं भारतीय बाजार के लिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति और साथ ही कैश मार्केट पर खास तौर से ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहां पर ढेर सारा एक्शन देखने को मिलेगा। कल के कारोबारी सत्र में हर सेक्टर, हर पॉकेट में हमने शानदार खरीदारी देखी। महज फार्मा सेक्टर में हल्की सी बिकवाली जरूर देखने को मिली, लेकिन आज बाजार खुलते ही कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा एक्शन में दिखते हैं वो अब देखना काफी जरूरी होगा। इस बीच जैसे ही अनिल जी बता रहे थे, देखिए विदेशी बाजार में अब रिकवरी वापस लौटती हुई हम देख रहे हैं। सबसे पहले हांगकांग के बाजार देखिए, देखते ही देखते करीब 60 अंकों की खरीदारी यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं एसजेएक्स निफ्टी भी अब धीरे धीरे हरे निशान की तरफ बढ़ते हुए, निक्केई में भी खरीदारी के लेवल्स ही बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए खबरों के दम पर अब कहां पर एक्शन आज देखने को मिलेगा ये भी जान लेते हैं। बताने के लिए देवांशी आशा हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें तो कल कैश मार्केट में जिसके भी नतीजे आए थे कमजोर तरफ ही आते हुए दिखे थे। सबसे पहले जीएसएफसी के नतीजे पर आप नजर कीजिए, इस बार जो आय है करीब 6% तक कम होती हुई दिखी है। साथ ही अगर मार्जिन पर नजर करें तो 8% से घटकर 7.8% पर मार्जिन आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में करीब 36% तक की कमजोरी आती हुई दिखी है। थर्मैक्स के भी नतीजे इस तिमाही में कमजोर आते हुए दिखे हैं। अनुमान से आप देखिए जो आय है करीब 36% तक कम होती हुई दिखी है इस तिमाही में। साथ ही मार्जिन आप देखिए आधे होते हुए दिखे हैं।
8% से घटकर इस बार 4.8% पर मार्जिन आते हुए दिखे और साथ ही मुनाफे में करीब 70% तक की गिरावट देखने मिली है। ऑर्डर बुक भी करीब 2% तक ही बढ़ी है FY20 की। तो इन ऑल नंबर्स इस बार वीक हैं। आरबी इंफ्रा इस बार कमजोर नतीजे हैं क्योंकि आय करीब 19% तक कम होती हुई दिखी है। मार्जिन आप देखिए 41% पे कंपनी क्लॉक इन किए हैं 40% के सामने, लेकिन मुनाफा इस बार 26% तक कम होता हुआ दिखा है। इस पर नजर रखिए। साथ ही मॉइल कमजोर नतीजे हैं। आय इस तिमाही में करीब 43% तक कम होती हुई दिखी। मार्जिन काफी ज्यादा कम हुए हैं इस तिमाही में क्योंकि कामकाजी मुनाफा इस तिमाही में करीब 163 करोड़ से घटकर 6.4 करोड़ पर आता हुआ दिखा और मार्जिन केवल 3% पे आते हुए दिखे हैं 37% से घटकर, और मुनाफे में करीब 90% की गिरावट देखने मिली है। इन ऑल मॉइल के नंबर्स काफी ज्यादा वीक आते हुए दिखे हैं। साथ ही आज HDFC AMC इस पर नजर रखें। कल OFS का आखिरी दिन था। रिटेल हिस्सा करीब 82% तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, लेकिन जो नॉन रिटेल हिस्सेदारी थी वो हमने देखा करीब 3.25 गुना सब्सक्राइब हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर फोकस में, जहां पे PIF ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है। 11,367 करोड़ का निवेश रिलायंस इंडस्ट्रीज में किया है। इसके चलते आज फोकस रहेगा। और साथ ही हम आपको बता दें कि पिछले 9 हफ्तों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करीब 1,15,700 करोड़ रुपए जुटाए हैं, करीब 24% हिस्सेदारी बेच के। और टाटा मोटर्स पर नजर कीजिए, जहां पे मूडीज ने कंपनी की रेटिंग घटाकर Ba3 से घटाकर अब B1 कर दी है। साथ ही जो आउटलुक है वो भी नेगेटिव कर दिया है। तो इसके चलते आज सेंटिमेंट्स नेगेटिव होंगे टाटा मोटर्स पर। सारी खबरें जिस पर आज रखना होगा फोकस। देवांशी, शुक्रिया है तमाम डिटेल्स के लिए। और साथ ही जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार रणनीति सुझाई है। आइए देखते हैं। मैं समझता हूं कि बजाज फाइनेंस जिसने लीड किया निफ्टी के अंदर, और 2600 की कॉल मैं यहां पे लेने के लिए बोलूंगा जून महीने की। 66 रुपए 80 पैसे इसका लास्ट क्लोज था, तो आप CMP पे ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इसका रखे 50 रुपए। टारगेट इसका 95 रुपीज यानी 95 रुपए। ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसका करीब 250 शेयर का मार्केट लॉट है। ओके, तो क्लियरली शर्मा जी का ऑप्शन बजाज फाइनेंस पर खरीदारी, जून कॉन्ट्रैक्ट 2600 की कॉल खरीदने की राय, यहाँ पर 95 का टारगेट मानकर चलें और स्टॉप लॉस 50 का लगाना होगा आपको। हमारे इस खास शो बाजार आज और कल में हम स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार से जुड़ी टॉप रणनीति आपके सामने रखते हैं और इसीलिए मिस ना करें हमारा एक खास शो बाजार आज और कल। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के लिए कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं, जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के नजरिए से आप ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। 2 कॉल्स हमारे पास आई हैं और देखिए दोनों ही खरीदारी की तरफ इशारा कर रही है। सबसे पहले एक्सिस सिक्योरिटीज की कॉल देख लेते हैं। उनका मानना है कि उज्जीवन फाइनेंस में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पर 214 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 199 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आनंद राठी की तरफ से एक कॉल है, टाटा कंज्यूमर पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। टारगेट 385 का बता रहे हैं, वही स्टॉप लॉस जो है 365 का लगाने के लिए। तो क्लियरली उज्जीवन और टाटा कंज्यूमर में आज के लिए खरीदारी की कॉल्स आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कल शानदार तेजी हमने देखी, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, बाजार की चाल आप कैसी देख रही हैं? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे लगता है कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस में एक ब्रेकआउट होते हुए देखा गया था। जैसे निफ्टी इतना दिनों 10,100 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था, कल उस रेंज को पार करके अल्टीमेटली एक हाई बनाया, पर वापस क्लोजिंग उस रेंज से नीचे ही आया। पर अभी भी मेरा जो व्यू है ये मैं मेंटेन करूंगी। 10,100 ये लेवल निफ्टी के लिए अहम है। आज सुबह निफ्टी को 10,100 के ऊपर आना पड़ेगा, या जब भी निफ्टी 10,100 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा, 15-20 मिनट सस्टेन करने से वहां पे एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि 10,100 के ऊपर अगर निफ्टी मेंटेन करने लगता है, आधा घंटा भी मेंटेन करेगा मानसी, तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा 10,250 से 10,300 का होगा। वो हो सकता है नेक्स्ट वीक तक हम लोगों को ये रेंज देखने को मिलेगा। पर ओवरऑल निफ्टी में कल ब्रेकआउट था, ये आज मानना पड़ेगा। आज अगर वीकनेस के साथ भी खुलता है तो भी वेट करेंगे, जब निफ्टी 10,100 के ऊपर जाएगा तब खरीद लेंगे। बैंक निफ्टी में भी 20,500 20,600 के आसपास रेजिस्टेंस था। लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी उस रेंज को पार नहीं कर पा रहा था। कल उस रेंज को पार करके बंद किया और सक्सेसफुली उस रेंज के ऊपर बंद किया। तो बैंक निफ्टी को भी खरीदने का सलाह होगा 20,700 20,600 के बीच में। अगर मिलता है तो कोई भी डीप में खरीदने का सलाह होगा।
प्लीज 500 का एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। टारगेट के लिहाज से मैं ये कहूंगी कि 21,100 से 21,250 रेंज में देखूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 20,700-600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगेगा तो 21,100 से 21,250 का रेंज बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मानसी कल के सत्र में हमने देखा हर सेक्टर में शानदार खरीदारी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक आपका आउटलुक क्या रहेगा? मानसी, 2 कॉल मेरे पास भी है। एक तो BEML जिसमें खरीदने का सलाह होगा, 600 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे क्लोजिंग बेसिस पर। पहला टारगेट होगा 655, दूसरा होगा 670। 3 से 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए होल्ड करेंगे। ग्रासिम को भी बाई करने का सलाह होगा, 585 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट होगा 610 और 625। ये भी 3 से 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए होल्ड करना पड़ेगा। दोनों स्टॉक जो लेवल्स मैंने दिया है वो स्पॉट लेवल्स है। मानसी सिमी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब कमोडिटी बाजार का जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ वंदना भारती जी जुड़ गई हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। जी मानसी, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से स्केलेटिंग टेंशंस है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो प्रीमियम है, जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है, वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। और हम लोगों ने दबाव के बाद देखा है कि सेकेंड राउंड ऑफ जो बाइंग है वो गोल्ड में आ रही है। हालांकि $1750 के करीब इंटरनेशनल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे लग रहा है आज के दिन में भी यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे MCX में भी यहाँ पे एक बार खरीदारी करके चलना चाहिए और एक बार 47,350 के लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। 47,550 का एक टारगेट रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस उसमें लगाना होगा 47,250 का। बिल्कुल वंदना, साथ ही ओपेक प्लस आउटकम की खबरों के बाद एक मूवमेंट कच्चे तेल में भी हमने देखी। कच्चे तेल पर आपका आउटलुक क्या है? जी मानसी, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो जितना भी कॉम्प्लायंस था उससे 80-87% ही यहाँ पे फुलफिल हो पाया था प्रोडक्शन कट के। तो एक जो नीज बैक रिएक्शन था वो मार्केट में आया, लेकिन लोअर लेवल पे फिर से यहाँ पे जो बाइंग है वो आई है, क्योंकि कुछ जो डेटा है वो अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छे आए हैं यूएस के। तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। मेरे ख्याल से एक बार फिर से 3000 की तरफ क्रूड जाने की कोशिश कर सकता है। तो 2940 पे बाय करके 3000 का टारगेट रखना चाहिए और 2910 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। वंदना, साथ ही करेंसी पर अपना आउटलुक क्विकली बताएं। जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार 76.2 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है यहाँ पे USD और थोड़ी सी वीकनेस आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज के सत्र में हो सकता है कि हम रुपया को मजबूत होते हुए देखें। 76.20 पे मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार सेल करना चाहिए USD को और टारगेट जो है करीब 15 पैसा नीचे यहाँ पे रखना चाहिए 76.05 का। स्टॉप लॉस उसके लिए लगाना होगा 76.27 का। बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। लेटेस्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है हमारे पास? गुड मॉर्निंग मानसी, सबसे पहले एम्बेसी पार्क रेट्स पर देखते हैं। यहाँ पर CLSA ने रेटिंग की शुरुआत की है आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। 4,415 रुपये का लक्ष्य दिया, 391 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि ये एशिया का सबसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सबसे बड़ा है। साथ ही अगर आप देखें तो 95% ऑक्यूपेंसी रेट है। पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है, जिसके चलते इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। 2 कंज्यूमर कंपनीज पर भी फोकस रहेगा। सबसे पहले पिडिलाइट, यहाँ पर CLSA की रिपोर्ट आती हुई देखिए, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1490 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं HUL पर 2 रिपोर्ट्स आई हैं। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे 2525 रुपये के लक्ष्य के लिए और मॉर्गन स्टैनली जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 1801 रुपये के लक्ष्य के लिए। तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहां पर आज फोकस रखना होगा। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट को तो हम समेट रहे हैं।